ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ। और एक बार फिर आज हम बात करने के लिए बैठे हैं यूक्रेन और रूस के बीच होने वाले युद्ध विराम की। जी हाँ, युद्ध विराम कब होगा इसको लेकर अभी भी कुछ तय नहीं हो पा रहा है। कभी काला सागर की बात होती है, यानी ब्लैक सी की बात होती है, तो कभी बात होती है सैंक्शंस जो हटा लिए जाएं। इस बात की मांग पुतिन करते हुए नजर आते हैं और खबर आती है कि पुतिन ने एक नई शर्त फिर से ट्रंप के सामने रख दी है। लेकिन इस बार पुतिन की तरफ से जो बात निकलकर सामने आ रही है वो और हैरान करती है, क्योंकि पुतिन कह रहे हैं कि युद्ध विराम तो तभी हो सकता है, शांति की बात तो तभी हो सकती है जब चुनी हुई सरकार के साथ कोई डील हो। उनके इस बयान के मायने क्या हैं, वो ये क्यों कह रहे हैं, और जब डील की बात एकदम से मुहाने पर आ गई है तब पुतिन की तरफ से ये बयान क्या बता रहा है। आइए इसी बात को समझते हैं और साथ ही में समझेंगे कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पुतिन को लेकर इतना बड़ा बयान क्यों दिया। अंकुर जी मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं, सीधे उन्हीं से समझते हैं। अंकुर जी। थैंक यू पुनीत। अभी जो लेटेस्ट मामला है वो मामला ये है कि रशिया के साथ जो एक सहमति बनी है, जिसका मुझे लगता है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि ब्लैक सी को लेके मोटी मोटी सहमति बन गई है, लेकिन अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि अमेरिका को भी, रशिया को भी और यूक्रेन को भी लगता है कि अगर हम अनाउंस कर देंगे कि फलानी चीज़ पे सहमति बनी, तो जो कंट्रीज़ हैं, यानी जो तीनों पार्टियां हैं, उनके लिए बाकी चीज़ों को समेटना मुश्किल होगा। तो फौरी तौर पर जिन चीज़ों को लेके सहमति बनी है वो ये है कि ब्लैक सी में जो मूवमेंट है वो जारी रहेगा। उसको कोई भी कंट्री, चाहे यूक्रेन है चाहे रशिया है, एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं करेंगे। दूसरा, जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के जितना भी प्रोजेक्ट्स हैं या जो फैसिलिटीज़ हैं, उन पे कोई अटैक नहीं होगा। तो ये मोटा मोटा सहमति ये मोटी मोटी बन चुकी है। अब पेंच कहाँ फंसा है? पेंच यहाँ फंसा है कि जो 30 डेज़ की जो सीज़ फायर चाहता है अमेरिका और यूक्रेन, उसको लेके रशिया कह रहा है कि भैया मैं सीज़ फायर नहीं करूँगा, पहले मुझे और फ़ायदे दीजिए। यानी कि ये जो डील है मुझे इतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही। और फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे ये हैं कि मेरे ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, जो मेरा पेमेंट सिस्टम है, जो इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है, उसमें मुझे मदद दी जाए। नंबर 2, जो मेरी असेट आपने फ्रीज़ की है यूरोप में, वो फ्री की जाए। साथ ही जिन इलाकों पर कब्जा है वहाँ से सैनिकों को वापस बुलाने की शर्त ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण जो उनकी शर्त है वो ये है कि अमेरिका किसी भी सीज़ फायर से जस्ट पहले यूक्रेन को मिलिट्री एड देना बंद करे, और साथ ही जो इंटेलिजेंस और जो सैटेलाइट का सपोर्ट है वो भी देना बंद करे। ये 4 शर्तें हैं रूस की, जो चाहता है कि सीज़ फायर तभी होगा जब मेरी आप ये 4 बातें मानेंगे। वो 4 बातें तो मानेंगे, लेकिन उसके साथ में एक खबर ये भी निकल कर आ रही है कि पुतिन कह रहे हैं कि 4 बातों पर भी डील तभी साइन होगी जब चुनी हुई सरकार से बात हो। ये भी एक नया पेंच है। बिल्कुल पुनीत, आपने बिल्कुल सही कहा कि रशिया अब इस मुश्किल में भी है। हालांकि जेलेंस्की रशिया पे आरोप लगाते हैं कि कल वो तोड़ देंगे 30 दिन से पहले या 60 दिन से पहले, क्या होगा। लेकिन रशिया का कहना ये है कि जब तक इलेक्शन नहीं होते या कोई नई गवर्नमेंट नहीं बनती, एंट्रीम गवर्नमेंट नहीं बनती, मैं किससे बात करूँ, हम जेलेंस्की पर भरोसा नहीं करते। तो ये टैक्टिक्स हैं, जब नेगोशिएशन होती है तो इस तरह की बातें जो कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस नहीं होता। क्योंकि पुतिन और जेलेंस्की का कहीं ना कहीं पर्सनल टसल भी रही होगी कि भैया मैं तुम्हारे साथ क्यों डील करूं, तुम तो लेजिटिमेट हो ही नहीं। उधर जेलेंस्की कहेगा कि पुतिन तो लेजिटिमेट है नहीं। तो वो कहीं ना कहीं पर्सनल राइवलरी भी नज़र आती है। इसके पहले ये भी कहा जाता रहा है कि यूक्रेन में इस जेलेंस्की के पहले जो सत्ता संभाल रहे थे वो पुतिन के इशारे पर थे। वो ऑब्वियसली वो तो है। देखिए, एक गुट यूक्रेन की राजनीति में हमेशा वो रहा है जो रूस का समर्थक रहा है या सोवियत यूनियन का समर्थक रहा है। तो पुतिन भी यही चाहते थे, जब लड़ाई हुई थी वो ये चाहते थे कि जो रशिया की सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जो सेनेटर्स हैं, वो लोग आगे आए, उनके हिसाब से सरकार बने। लेकिन जेलेंस्की चूँकि चुनाव जीत के आए थे, ऐसा नहीं है कि बिना चुनाव जीत के आए थे, तो वो जब चुनाव जीत के आए तो अब फिर उसके बाद ही विवाद शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है कि पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन में उनका होल्ड, दबदबा कायम रहे, सीज़ फायर हो जाए उसके बाद भी कायम रहे, और चाहते हैं कि उनके मनपसंद की पार्टी या जो लोग हैं वो नेता चुन के आए।
मतलब अगर सीज फायर हो जाता है ठीक है, यूक्रेन का अगर हिस्सा बांटना हो तो ठीक है, वहां पर सत्ता में अगर अपने ही लोग बैठे होंगे तो फिर दिक्कत क्या है? कुल मिलाकर अगर ये इसको इस बिल्कुल। तरीके से अब बेसिकली आप इसे ना ब्रॉड समझिए। आप अभी हमको लग रहा है, अभी हमें लग रहा है कि चलो सीज़ फायर हो जाएगा, लेकिन रशिया ये सोच रहा है कि यूक्रेन को जब वो सीज़ फायर के टेबल पे लेके आएगा या कोई डील करेगा, यूक्रेन का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। क्योंकि अगर यूक्रेन का चैप्टर क्लोज हुआ तो बाकी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में किसी की हिम्मत नहीं होगी आने वाले टाइम में कि वो अमेरिका को कहेगा कि आप जो है यहाँ पे अपनी सेना तैनात कर दो। तो रशिया वही चाहता है। रशिया चाहता है कि जो उसका ईस्टर्न बॉर्डर है वो हमेशा के लिए, सालों सालों के लिए मजबूत रह जाए, वहाँ पे उसे कोई थ्रेट ना हो आने वाले समय में। तो यही वजह है कि वो हार्ड नेगोशिएशन कर रहा है, जो मुझे लगता है कि ट्रंप के लिए काफ़ी मुश्किल भरी बात है। हालांकि ट्रंप धमकी दे रहे हैं पूरी, देखिए मालूम है क्या धमकी दे रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपने सीज़ फायर साइन नहीं की तो मैं आप पे फिर से सैंक्शन लगा दूंगा, और फिर मैं आपको जो मिलिट्री एड यूक्रेन को दे रहा हूँ मैं उसको और बढ़ा दूंगा। तो ये वो होता है ना, कुत्ते प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स है, और वो एक एक दूसरे को प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स वो है। ईरान के साथ जो कर रहे हैं वही इधर भी करने की कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। हाँ, ये एक चीज और, एक पुतिन ने एक नया फॉर्मूला लेकर आए, फॉर्मूला या वो सजेस्ट कर रहे हैं कि यूएन की देख रेख में कोई वहां पर सरकार बना दो, और फिर उससे, क्योंकि कल को कोई आएगा, और अभी जहां तक मुझे जानकारी मार्शल लॉ लगा हुआ है, युद्ध है, और उनका भी यही कहना है जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भाई आप अब चुने हुए नहीं रहे। लेकिन पुनीत ज़रा मुझे एक बात बताइए, जैसे ही ये जेलेंस्की अमेरिका से आए थे तो बहुत सारे सर्वे हुए थे यूक्रेन में। उन सर्वे में जो रिपोर्ट थी वो चौंकाने वाली थी। 74% लोगों ने जेलेंस्की को सपोर्ट किया था, कि जो उनका जो राष्ट्रवाद जो भी चल रहा है, नेशनलिज्म, उसको सपोर्ट किया था। तो अगर दोबारा जेलेंस्की जीत के आ गए तब क्या होगा? लेकिन इसमें भी उन्होंने एक कंडीशन रख दी है कि अभी तो चुनाव नहीं हो सकते ना, मार्शल लॉ लगा हुआ है। नहीं, अगर ये कहते हैं कि पुतिन कह रहे हैं, पुतिन ये कहते हैं कि चलिए हम 30 दिन की सीज़ फायर करा रहे, साथ ही नया चुनाव कराइए, चुनाव के बाद जो नई सरकार होगी हम फिर सीज़ फायर को लंबा करेंगे और चीज़ों को भी लेके आएंगे। तो मेरा सवाल ये है कि अगर जेलेंस्की दोबारा जीत के आ गए, ऐसा हो सकता है, फिर क्या होगा? फिर पुतिन को जेलेंस्की से बात करनी पड़ेगी। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये जो डिमांड है ये प्रैक्टिकल नहीं लगती, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि जेलेंस्की ना हो। अमेरिका भी कहीं ना कहीं चाहता है, क्योंकि एक कहीं ना कहीं उनके पीछे बैगेज है। वो बैगेज अमेरिका के ऊपर भी है, वो बैगेज यूक्रेन के ऊपर भी है। बट द पॉइंट इज़ कि अभी फौरी तौर पे जो सीज़ फायर है वो कम से कम 30 दिनों की हो जाए, जिसको एक्सटेंड किया जा सके 60 या 90 दिन के लिए। तो अभी अमेरिका यही सोच रहा है। लेकिन जो फ़िलहाल माहौल है, जो आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ, वो ये है कि रशिया किसी भी तरह की नेगोशिएशन के मूड में नहीं लगता। वो अपनी शर्तों पे ये सीज़ फायर डील चाहता है। जो ये उसने अमेरिका को साफ साफ कहा है कि आप ग्रीनलैंड ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी गल्फ़ ऑफ मैक्सिको का नाम चेंज कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मेरे ईस्टर्न बॉर्डर पर वहाँ से हमेशा के लिए निकल जाइए। यानी कि यूक्रेन को कि जो इलाके मेरे कब्जे में है वो मैं देखूँगा, यूक्रेन को आर्म्स देना बंद करो, मेरे पैसे वापस लौटाओ, और नाटो का तो खैर अब जिक्र ही नहीं है कि। तो वो बेसिकली ये एक नेगोशिएशन चल रहा है। नेगोशिएशन तो चल रहा है। ग्रीनलैंड की भी आपने बात कही कि भाई ग्रीनलैंड का हिसाब किताब, लेकिन यूएस का भी तो फायदा है। वो भी तो देख रहा है ना कि मुझे यूक्रेन से क्या लेना है, मेरा इतना पैसा लग गया तो वहाँ से लेना भी तो है। तो अगर ये स्थिति बनती है या पुतिन ये चाह रहे हैं, तो वो आगे की स्थिति फिर क्या बन सकती है कि यूएस को फिर वहाँ से पीछे कदम खींचने होंगे? देखिए, यूएस का जो अभी जो रवैया है वो बिल्कुल एक सरमायादार का रवैया है, यानी कि एक बिजनेसमैन का तरह डील कर रही है वहाँ की पार्टी, कि मौजूदा जो प्रेसिडेंट है। तो ऐसे में यही लगता है कि अमेरिका चाहता है कि जो उसका नुकसान हुआ है $250 बिलियन जैसा वो बोलते हैं, क्लेम करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक एंड तक पहुँचे। उसको मतलब वो चाहते हैं कि वो अमेरिकन जनता को दिखाना चाहते हैं कि देखो, ये पुरानी सरकार ने पैसे बर्बाद किए थे, मैंने पैसे बचाए फर्दर, प्लस ये समझौता करा दिया, और दोनों कंट्रीज़ अब प्रसन्न हैं, और अब कोई लड़ाई नहीं होगी। दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध होने वाला था, मैंने रोक दिया। और ये भी कि यहाँ पैसा लगाया था, यहाँ से कुछ निकाल के भी ला रहे हैं, और कुछ, मतलब हाँ, कुछ मिनरल्स या कोई रेयर अर्थ मेटल्स की बात करेंगे, या हम वहाँ से इतने $1 बिलियन लेके आ जाएंगे, या
ये सब चीज़ें वो अपने आप में जाहिर है वो ये चाहते हैं, पर बदले में अमेरिका का जो साम्राज्यवाद है, जिसको हम साम्राज्यवाद बोलते हैं, वो भी दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बिजनेस करना चाहते हैं कि चलो आपका सामान सस्ता है हम खरीद लेते हैं, आप हमारा सामान ले लो, ऐसा भी नहीं है। ग्रीनलैंड की जो आज ग्रीनलैंड पे जो मुद्दा आया है, वो पूरी दुनिया को सोचना चाहिए कि अगर अमेरिका ऐसे कुछ इलाकों को चिन्हित करने लगा और वो अपनी टेरिटरी में उसको उनको शामिल करने लगा, तो क्या ये साम्राज्यवाद नहीं है? और ये यही यही स्थिति तो अब कनाडा की बात, रूस कनाडा के साथ भी यही स्थिति है ना, रूस रूस भी तो यही चाह रहा है। दोनों पार्टीज आई मीन आप देखिए रशिया को देखिए, रशिया सोवियत यूनियन के जो विघटन के बाद रशिया का भी यही था, क्रीमिया है ना, बेलारूस लगभग पपेट गवर्नमेंट है, बिल्कुल बिल्कुल सही। है ना, बेलारूस, वहां से ही घेर रहा है यूक्रेन हाँ, को वो। पूरा बेलारूस का पूरा जो लैंड था वो सारा यूज़ किया गया यूक्रेन के खिलाफ, किसी ने चू नहीं की। पूरा यूक्रेन के 4 बड़े हिस्से, मौजूदा यूक्रेन जो है वो फिलहाल रशिया के कब्जे में है। तो ये साम्राज्यवादी तो है, दुनिया बदल रही है, दुनिया को पैसा भी चाहिए और अगर कहीं आपकी खाली प्लॉट या ज़मीन पड़ी हो ना, वो भी चाहिए। तो ये पूरी लाठी है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अब एक तरफ रशिया यूक्रेन को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो भैया मेरे से कितने दिन तक लड़ोगे, 3 साल हो गए टक्कर लेते हुए और कितना लड़ोगे। वहीं अमेरिका कह रहा है कि भैया ठीक है, ग्रीनलैंड खाली है, ये भी प्लॉट मेरा है, कनाडा आधा खाली है, ये भी प्लॉट मेरा है। अमेरिका तो कह रहा है, लेकिन पुतिन भी कह रहे हैं कि भाई ये उनसे पूछा गया कि ग्रीनलैंड पर आपका क्या विचार है, क्योंकि जेडी वेंस वहाँ जा रहे हैं और आज फ्राइडे, ये आज ही के दिन का उनका विजिट है। तो पुतिन की तरफ से कहा गया कि ये मतलब एक बार के लिए हैरानी हो सकती है, लेकिन ठीक है, मतलब ये तो होना ही था। ये अगर वो ये इस बात को ये कह देते हैं तो अमेरिका भी खुश। बेसिकली वो अमेरिका को ये सिग्नल दे रहे हैं पुनीत, जो मैं समझता हूँ कि ठीक है आप ग्रीनलैंड कर लो, आराम से एनेक्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, लेकिन जो हमारे एनेक्स किए हुए इलाके हैं आप भी उन पर कुछ मत बोलो। नहीं लेकिन वो साथ में जो शर्त, वापस मैं घूम के आ रहा हूँ कि वो जो शर्त उन्होंने रख दी कि यूएन की देखरेख में यहाँ पर एक सरकार बनाए और उसके साथ डील करें तो बात जमती है, वरना जेलेंस्की से तो क्या ही बात करें, क्योंकि कल को नई सरकार आएगी तो फिर वो सवाल करेगी, तो उनके साथ कैसे डील करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और यही तो बात है ना। अब मैं जब डिस्कस कर रहे थे अपने पुरानी वीडियोस में कि अमेरिका को लगता है कि उसका अपर हैंड है, लेकिन डिप्लोमेसी में ट्रंप ने जो वाइट हाउस में किया, कहीं ना कहीं उसके रिपरकशन आपको देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। वो यही है, रशिया आज जो इतना हार्ड लाइन उसने ली है वो ऐसे नहीं है, उसने इसलिए सोच समझ के लिए, क्योंकि उसको मालूम है कि सीज़ फायर इज़ ए नीड ऑफ अमेरिका, सीज़ फायर इज़ ए नीड ऑफ यूक्रेन, नॉट माइन। मेरी मजबूरी नहीं है, अमेरिका की मजबूरी है। अमेरिका को लगता है कि भैया मेरे साथ डील करनी तो उसको कुछ बातें मेरी माननी पड़ेंगी। अब पुतिन वही गेम खेल रहे हैं। और ट्रंप फंस गए क्या? अब ट्रंप के पास ऑप्शन क्या है? उन्होंने क्या कहा मालूम है? लोगों के मन में या अपने दर्शकों के सामने भी हम ये बात कहें कि ट्रंप ने ऐसा किया, तो ट्रंप के पास क्या है? ट्रंप ने कहा कि अगर रशिया सीज़ फायर नहीं करता है तो उनके पास और सैंक्शन लगाने का मौका होगा रशिया के ऊपर, प्लस जो बजट है यूक्रेन का, मिलिट्री एड है और जो सर्विलांस एड है या जो वॉर टाइम में जो इन्फॉर्मेशन की एड सपोर्ट मिलता है यूएस से, वो जारी रहेगा। उससे हासिल क्या होगा? पैसा खर्चा करना पड़ेगा। पैसा खर्चा करना पड़ेगा। आप 250 बिलियन लेने चले थे तो आपको तो 250 छोड़िए, आपको 100-150 बिलियन और लगाने पड़ेंगे फिर। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका के जो डीप स्टेट या जो उसकी कहीं ना कहीं गलती हुई है, जो नया एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई है पुतिन को समझने में, जल्दबाजी दिखा दी। जल्दबाजी दिखाई। आप वाइट हाउस में आप बैठ के आप कह रहे हो तरीके से कि मोवर यू डोंट हैव कार्ड्स, मुंह फट तरीके से बोल देना। अच्छा पुनीत ये बताइए, अगर मैं आपसे ऐसी बात करते हुए कहूँ कि पुनीत यू डोंट हैव कार्ड्स, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, बुरा जाहिर सी लगे- बात है, बहुत बुरा लगेगा। ये आप मुझे कहते वो हैं, भी, अगर पूरी दुनिया के सामने अगर आप पूरी दुनिया के सामने, कैमरे के सामने कहते हैं, और कैमरे के सामने हम ये कहते हैं कि यू डोंट हैव, यू आर रनिंग आउट ऑफ सोल्जर्स, आपके पास तो सैनिक नहीं है लड़ने के लिए। आपने बिल्कुल बेइज्जती तो की, मोरल डाउन किया और दुश्मन को मजबूत बता दिया और आपने। दुश्मन को मजबूत बता दिया आपने। तो ये कहाँ की डिप्लोमेसी थी, समझ में नहीं आई। लोग उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ट्रंप ऐसा है, ट्रंप महान है, ट्रंप ये है। ठीक है, ट्रंप हो सकते हैं, आई एग्री, बट राइट नाउ
अभी जो 3 दिन पीस टॉक चली है सऊदी अरब में, 30 दिन में केवल एक म्यूचुअली कहीं उसका कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ। ब्लैक सी को लेके केवल ये सहमति बनी है कि जो आपके कमर्शियल ग्रेन का एक्सपोर्ट होगा, यूक्रेन के जहाज जाएंगे, हम उन्हें नहीं छेड़ेंगे, और जो रशिया से जाएंगे एक्सपोर्ट, हम उन्हें नहीं छेड़ेंगे। बाकी कुछ नहीं है, बाकी कोई समझौता नहीं हुआ। बाकी कोई समझौता नहीं हुआ तो ये ऐसे लंबा खिंचता जाएगा। और एक चीज़ और मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि मिडिल ईस्ट में बैठकर ये बात कर रहे हैं, और मिडिल ईस्ट में अमेरिका शांति कराने चला था कि भाई हम हमास के साथ सीज़ फायर करा देंगे, हम उधर हिजबुल्ला के साथ भी बैठा देंगे कि ठीक है अब लड़ना नहीं है। खुद यमन में अमेरिका अटैक कर रहा है, उधर इजराइल अटैकिंग पोजीशन। तो आपने हासिल क्या है आपकी? आप मुझे ये बताइए, ट्रंप ने कहा था आई एम कमिंग एंड, चुटकियों में, हाँ चुटकियों में, और हमास को कहा था कि मेरे आने से पहले जितने भी बंधक हैं, लोग हैं, उनको छोड़ दो, वरना उसके बाद मैं तुम्हें साफ़ कर दूंगा। मुझे आप ये बताइए कि क्या ट्रंप को आए हुए 20 जनवरी के बाद लगभग 3 महीने हो चुके हैं, लगभग हो जाएंगे, मतलब अप्रैल में। 3 महीने में हमास ने छोड़े बंधक? नहीं छोड़े। आपने क्या प्रपोज़ल दिया कि जितने भी फ़िलिस्तीनी लोग हैं उनको जॉर्डन शिफ्ट कर देंगे। अब जॉर्डन की समस्या क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जॉर्डन की जो मौजूदा रिजीम है वो हमेशा अमेरिका का साथ रहा है। अब उसके लिए 1.5 मिलियन या 1 मिलियन लोगों को एक्सेप्ट करना, अपनी टेरिटरी में बसाना, है ना, इतना आसान काम है? दूसरी बात, जो वहाँ के जो किंग अब्दुल्ला, जो उनके जॉर्डन के राजा हैं, वो किंग अब्दुल्ला के लिए फिर अपनी आवाम को जवाब देना, या उनके लिए कल और मसले खड़े हो जाएं, इन फ़िलिस्तीन्स में सपोज़ करो कोई कट्टरपंथी संगठन खड़ा हो जाए तो जॉर्डन की सिक्योरिटी के लिए भी खतरा हो सकता है। तो ये बातें इतनी आसान नहीं है। मुझे लगता है कि बात करनी आसान है कि 1 मिलियन आप ले जाओ, 2 मिलियन वो ले जाएं, लेकिन क्या आपको लगता है कि सोल्यूशन है? तो मुझे लगता है कि ट्रंप की अभी पॉलिसी समझ के बाहर है। टैरिफ को लेके भी कुछ पूरी दुनिया में उथल पुथल मची पड़ी है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ हो। ये जो हो रहा है, लेकिन फिर भी ट्रंप मान नहीं रहे। ग्रीनलैंड भेज रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई वो हमारा वो साइंस सेंटर जो है वो देखने के लिए जा रहे हैं, बस ऐसे ही विजिट है, जेडी वेल्स। देखिए जो भी मैं इसमें कुछ ऐड ऑन कर रहा हूँ। दूसरी तरफ यमन वाले मामले में कितनी थू हुई है या बड़बोलापन, उसके बावजूद भी ख़त्म नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं कि अरे ठीक है, ये बहुत ऐसा नहीं था, हो गया मामला। अब मतलब इससे बियॉन्ड इमेजिनेशंस कह सकते हो आप। B-2 बॉम्बर जो उनके सबसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, दे वर फ्लाइंग ऑन द यमन एंड द गल्फ ऑफ पर्सिया। दुनिया को मुझे लगता है कि दिखावा ज़्यादा किया जा रहा है कि हमारे पास B-52 बॉम्बर्स हैं, वी आर यूजिंग स्टील फाइटर प्लेन्स, हम हुतीज़ को एक चुटकी में ख़त्म कर देंगे, हमास को ऐसे ख़त्म कर देंगे। बट इसमें टाइम लगेगा। आपको अगर ये सब चीज़ें करनी है तो उसके रास्ते दूसरे भी हैं। उसके रास्ते ये भी हैं कि पहले आप यूक्रेन रशिया का युद्ध सुलझाएं, फिर आप ईरान को हैंडल करें, बाद में आप हुतीज़ को समझाएं, और फिर बाद में आप जो हमास या गाज़ा का इलाका है, जिसको आप पूरी तरह कहते हैं कि गाज़ा विल बी ए ट्रम्प गाज़ा, वो इतना आसान नहीं है। तो आई थिंक जितने भी दुनिया में पॉपुलिस्ट लीडर होते हैं पूरी दुनिया में, उनका जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है, जो उनको नैरेटिव सेट करने का एक नज़रिया होता है, वो ये होता है कि देखो आई डिड इट, आई केम टू वाइट हाउस और मैंने ये कर दिया। तो पॉपुलिज्म दिखाने का एक मतलब बड़े बड़े सपने, देखो गाज़ा साफ़ हो जाएगा, यूक्रेन युद्ध ख़त्म हो जाएगा, हुती चुटकी में ख़त्म हो जाएंगे, हमास ख़त्म हो जाएगा, तो वो इस तरह की ये चल रहा है। एक्चुअल क्या सिचुएशन है? एक्चुअल ये है कि 3 दिन आप सऊदी अरब में बैठे एंड यू डोंट हैव ए क्लियर सीज फायर प्लान इन योर हैंड। सो दैट इज़ द ट्रूथ। हवा में पुल बांधिए, लेकिन दोनों तरफ कोई सपोर्ट होना तो ज़रूरी है। ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है फ़िलहाल में। अमेरिका फिर भी कह रहा है हम शांति के दूत हैं, 100 दिनों में हम सीज़ फायर करा देंगे, युद्ध ख़त्म करा देंगे, और हमारी सुनो, हम सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। लेकिन ऐसी तस्वीर नज़र नहीं आ रही है। और पुतिन की तरफ से जो नई बात कह दी गई है
वो क्या रंग दिखाएगी, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाज़त। वीडियो कैसा लगा, चर्चा कैसी लगी, कमेंट के जरिए बताइए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।